वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सीटेट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 एसएसटी के लिए, जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस या सोशल स्टडीज है, उसके लिए जो है वीडियोस आ रही हैं, जिसको आप देख भी रहे होंगे और काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हैं वीडियो को। ये देख करके काफ़ी अच्छा लगा। लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस कंप्लेन जो है ना, आपकी जो आपकी कंप्लेंट्स होगी उसको हम सॉल्व कर सकें। इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए ये जो वीडियो नंबर 6, क्लास 6, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, लेसन 6 कह सकते हैं, प्रॉपर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, जिसमें से सवाल जो है आपके सीटेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है सर। और इस बार का एग्जाम जो है आपको पता है कि सीबीटी बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन होगा। तो आपको तैयारी भी थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे और समझते हैं इस चीज़ को कि आपका एग्ज़ाम कितना वैल्यू करता है आपके लिए। ठीक है, वो भी अभी कोविड के टाइम पे तो ज़्यादातर ही सब मेहनत करते हैं, और ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप केवल 90 नंबर ले करके ही आए। कोशिश करिए कि 120 प्लस रहे, जिसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो जैसा कि वीडियो में बताया था मैंने पिछली वाले में ही कि हम नेक्स्ट वीडियो में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आ चुके हैं इस वीडियो को लेकर के। लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं, द पीपल ऑफ इंडिया इनको दिए गए हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हमने किस देश से लिया है, ये आपको बताना है। अगर आपको नाम पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस देश से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं हमारे। और स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार हमारे कितने थे और अब हमारे पास कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ बिना किसी देरी के। लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी पीडीएफ्स वगैरह तो सब कुछ वहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ आप ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले है भारत के 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। इससे पहले ये बताइए कि मौलिक अधिकार कितने थे। तो देखिए, 7 मौलिक अधिकार थे हमारे पास जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। एक और मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया 1978 के अंदर। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया। हटाने का ये मतलब नहीं कि हटा करके इस पन्ने को अलग कर दिया। हटाने का केवल मतलब ये है कि मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में जो भी विषय होंगे, जो भी चीज़ें ऐसी होंगी जो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड होंगी, वो सारी सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व की जाएंगी। ठीक है सर। तो 6 अधिकार हमारे कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 टू 18। सभी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे हम कि 14 में क्या है, 16 में क्या है, 15 में क्या है, 18 में क्या है, सबको पढ़ेंगे। ये ब्रीफली है, यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि 6 अधिकार जो हमारे कौन से हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं जो कि हमने अमेरिका से लिए हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता था तो अब मैंने बता दिया। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके काफी ज्यादा ही काम आने वाली है। ठीक है सर। चलिए, सभी के बारे में हम जानेंगे, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 14 टू 18 में लिखा गया है। ठीक है, सारे अधिकार जो है हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, वो पार्ट 4 के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 भाग 4 के अंदर है वो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला अधिकार जो है हमारा समानता का अधिकार, कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार समान रहेंगे और कहाँ कहाँ समान रहेंगे, इसकी बात इसमें की गई है। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 14 अनुच्छेद 14 में बोला गया है कानून से पहले समानता। इसका मतलब ये है कि विधि के समक्ष समानता। जो विधि है, जो कानून है, ठीक है, वो सभी के लिए क्या होगा, एक समान होगा। फिर चाहे वो व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी रंग रूप हो। ठीक है, ये सभी के लिए क्या होगा, एक समान होगा। अगर वो गलती किसी स्टार के बेटे ने करी है और वही गलती कोई रिक्शे वाले का बेटा करता है, तो दोनों को सजा जो है वो एक समान दी जाएगी। कानून के समक्ष ये नहीं देखा जाएगा कि ये कोई स्टार का बेटा है, कोई नेता का बेटा है, या किसका है, या कोई किसी गरीब का बेटा है, किसी जाति का बेटा है, इस जाति का बेटा है। इन सब चीजों को देखा नहीं जाएगा। यानी कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक समान रहेगा। आर्टिकल नंबर 15 में देखिए क्या बताया गया है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते।
ध्यान दीजिए इस बात पर, किसी का भी धर्म कुछ भी हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका जन्म स्थान कहीं भी हो, ठीक है, उसका रंग कैसा भी हो, किसी भी आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। और ये सारे केस जो भी फंडामेंटल राइट्स को के अकॉर्डिंग जो इसके खिलाफ जो केसेस होते हैं, ये सभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं डायरेक्टली। और आप भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपसे किसी भी तरह का आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर है, ये अभी आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी चीज बताई गई, किसी भी धर्म के आधार पर, फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी भी जाति के हो, ऊंची जाति नीची जाति, कोई भेदभाव नहीं होगा। स्त्री पुरुष कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ना कोई करेगा ना कोई कर सकता है। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी चीज है। लेकिन आज भी हम जाति फलाना ढिमकाना में बटे रहते हैं। मनुष्य एक समान है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 में देखिए क्या बताया गया। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। क्या मिलेगा? अवसर की समानता। जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जॉब के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग या किसी भी जॉब के रिगार्डिंग, वो सभी को एक समान मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई हिंदू है तो वो सारी जॉब जो केवल हिंदू कर सकता है, या वो जो भी जॉब है या जो भी फील्ड है रोजगार वगैरह, वो केवल कोई एक्स जाति का ही व्यक्ति कर सकता है, वाई नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रत्येक जगह पर अवसरों की समानता होगी। और ये जो भी चीज़ है ना, जो भी समानता की हम बात कर रहे हैं, ये किसी भी उसकी क्या कहते हैं, जैसे धर्म जाति लिंग भेद, इसके एकदम विपरीत है। इसका आप भेद नहीं कर सकते। ठीक है, इसी की बात इसमें की गई है। यानी कि किसी की भी जाति देख करके, धर्म देख करके आप उसको अवसर की समानता देंगे या नहीं देंगे, ऐसा आप तय नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है? अवसर की समानता है। 4 में देखिए कितनी अच्छी बात की गई है। 4 जो पॉइंट है, अनुच्छेद नंबर 17, ठीक है, छुआछूत का खत्म कर दिया गया है इसको एकदम ही। छुआछूत को क्या कर दिया? खत्म करके रख दिया। बेसिकली क्या बात है कि जैसे हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, हमारे यहाँ पर देखते हैं आपकी क्या करते हैं भाई, छोटी जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग जो होते हैं, वो छोटी जाति के लोगों को छूने से भी वो करते हैं कि भाई नहीं। ठीक है, अनटचेबिलिटी की जो बात होती है, इसका अंत कर दिया। कोई भी व्यक्ति जो है अछूत नहीं है, और आप इसका जो है किसी भी प्रकार से हनन नहीं कर सकते। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 है उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों की समाप्ति। जैसे आप देखते होंगे ना, लोग लगाते हैं यादव, चौहान, ये जो उपाधियां होती हैं जो लगाते हैं ये लोग, इसका आप यूज नहीं कर सकते। जैसे जाट लिख लेता है कोई, यूज नहीं कर सकते। कोई भी उपाधि, सभी उपाधियों का क्या हो गया? अंत हो गया। आपको केवल वो उपाधियां मिलेंगी जो आपको सरकार देगी, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, इस प्रकार की उपाधियां आपको जब देश से मिलेगा, केवल आप इसका ही यूज करेंगे। ये यादव जाट चौहान वट जो भी है, ये इसका आप इस्तेमाल जो है अब नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 18 में इसका विरोध जो है वो किया गया है। ठीक है, उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक की चीजें जो आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, ठीक है सर, आराम से आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आर्टिकल 14 में क्या बोला गया? कानून से पहले सबको समानता दी जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति एक समान होगा। आर्टिकल 15 में बोला किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जाति का व्यक्ति हो, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, उसका जन्म स्थान कोई भी हो, किसी भी रंग का हो, उसके साथ किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 16 में बोला गया अवसर की समानता, जो भी लोक नियोजन कार्य हैं उन सभी में सभी को अवसर की समानता मिलेगी। आर्टिकल 17 में बोला गया छुआछूत का अंत। ठीक है, और आर्टिकल 18 में बोला गया कि उपाधियों का अंत। कितना बेहतरीन संविधान बनाया गया है एकदम। जब आप पढ़ेंगे इसको, हम बहुत ही जल्द ये जो एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे, इसके बाद हम पूरे संविधान को पढ़ने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर, और वैसे होना भी चाहिए क्योंकि अब देश के भविष्य हैं। आप ही अगर टिकटॉक पर नाचेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? और पूरी दुनिया यही चाहती है कि भारत को खत्म करना है, भारत को पीछे करना है। तो इनके यूथ को खत्म कर दो, क्योंकि इस वक्त विश्व में सबसे ज्यादा यूथ जो है वो हमारी कंट्री में है। और हमारी यूथ जो है वो टिकटॉक पर शॉर्ट्स पर नाच रही है आराम से, और बाकी कंट्रीज जो है वो डेवलप होती जा रही हैं। तो ये सोचने वाली चीज है, क्योंकि अगर आप इसी प्रकार से करेंगे तो दिक्कत तो होंगी। तो ये था आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समानता का अधिकार। आगे देखते हैं जो कि दूसरा अधिकार है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर 19 में क्या बोला गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी
अधिकार के चलते जो प्रेस होती है हमारी कंट्री की, वो अपनी अभिव्यक्ति को कितने ज्यादा तरीके से पेश कर सकती है, आपने देखा होगा इस चीज को। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस सभी के आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। मतलब आर्टिकल नंबर 19 केवल एक नहीं है, इसके अलग अलग पार्ट भी हैं जिसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर 19A, इसमें बोला गया है बोलने की स्वतंत्रता। क्या बोला गया? बोलने की स्वतंत्रता, आप अपनी अभिव्यक्ति को पेश कर सकते हैं, और यही अधिकार जो है प्रेस वालों के पास होता है, मीडिया के पास। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19A। 19B में क्या बोला गया? शांतिपूर्वक क्या कर सकते हो आप? शांतिपूर्वक सभा कर सकते हो। शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हो? सभा कर सकते हो, इसकी आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। सी में क्या बोला गया? सी में बोला गया कि भाई अगर आप सभा करोगे तो लोग जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे तो आप क्या बना लो? संघ बना लो। तो संघ बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप बना लोगे ना, पार्टीज वगैरह बन जाती है, देखते नहीं है आप। डी के अंदर बोला गया कि देश में कहीं भी जा सकते हो आप, कहीं भी आवाजाही की स्वतंत्रता आपको मिलेगी। ठीक है सर, देश में, हमारे देश में, ऐसा नहीं कि कहीं भी विदेश में घूम के आ गए आप ये लेकर कि भैया हमारे पास तो आर्टिकल नंबर 19D का अधिकार है, ऐसा नहीं। इस देश में आप कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, इसकी आपको स्वतंत्रता है। जो फ्रीडम है वो किस आर्टिकल के तहत मिला गया है? तो आर्टिकल नंबर 19D के तहत। ठीक है, और ई के अंदर क्या बोला गया? यानी 5 पार्ट है, पांचों पार्ट को आपको देखना है। देश के किसी भी हिस्से में जाकर के आप क्या कर सकते हो? बस सकते हो, बसने की स्वतंत्रता है आपके पास। समझे? देखिए आर्टिकल नंबर 19 में क्या बोला गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण इसके अंदर किया गया है। लेकिन अभिव्यक्ति केवल सोचने से थोड़ी होता, आदमी पहले बोलेगा। अब बोलने के लिए भाई साहब उसको एक सभा करनी पड़ेगी। अकेला ही थोड़ी बोलेगा घर में खड़ा होकर के, कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा तो सभा बनाएगा, तो सभा में भी बोल सकता है। सभा बनाएगा तो लोग उससे जुड़ेंगे, फिर वो उसको क्या करेगा? बड़ा करने की कोशिश करेगा अपनी सभा को, अपनी पार्टी को बड़ा करेगा, तो संघ बना सकता है। अब संघ बनाएगा तो भाई देश के इधर उधर कोने में तो घूमेगा ना, हाँ, घूम घूम करके ही तो वो क्या करेगा? अपने प्रचार प्रसार तो घूम घूम के ही करेगा। तो आवाजाही की जो है उसको फ्रीडम दी गई है। अब भाई जब घूमेंगे लोग, तो हो सकता है कि घूमते घूमते वो किसी दूर जगह पहुंच गए, तो फिर वहां पर वो जाके बसेंगे भी, बस भी सकते हैं, और वहां से भी वो लोग क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा है आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक आर्टिकल था, जैसे कि धारा 370 बताया था आपको, कश्मीर से रिलेटेड है, कि कोई भी व्यक्ति कश्मीर में नहीं जा सकता। जैसे कि आर्टिकल 19D के तहत हमें बोला गया कि आप पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कश्मीर में नहीं जा सकते। लेकिन 370 को क्या कर दिया गया? अब हटा दिया गया है। अब आप कश्मीर में भी जा सकते हैं, वहां भी बस सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी संघ बना सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। देखिए शांतिपूर्वक सभा करना ये नहीं कि हथियार वथियार लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं। शांतिपूर्वक आप पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। ये आपका आर्टिकल नंबर 19 है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 में क्या बोला गया? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति है जिसने 1990 में कोई अपराध करा, मान लो चोरी करी। अब चोरी की सजा मान लो यहां पर 3 साल थी, ठीक है, 1990 में, लेकिन उसका केस 2000 तक चला, 10 सालों तक। और यहां पर चोरी वालों की सजा जो है ना वो कर दी गई 5 साल। लेकिन अब जो उसको सजा दी जाएगी ना, तो वो इस बेस पे दी जाएगी जो जब वो पकड़ा गया था। ऐसा नहीं कि भैया चेंज हो गया तो बढ़ा दी जाएगी या घटा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपराधों के लिए जो सजा दी जाती है, इसके संबंध में संरक्षण आर्टिकल नंबर 20 के अंदर दिया गया है। ठीक है, और भी है, ई के बाद एफ भी है। संपत्ति की स्वतंत्रता होती है, जैसे कि जिसको अब हटा ही दिया गया एफ के अंदर। जैसे मैंने पहले ही बोला, संपत्ति की स्वतंत्रता है, कितने पैसे आप जमा कर सकते हैं, कहीं भी प्लॉट ले सकते हैं, इसको हटा दिया गया। आर्टिकल नंबर, इसके बाद वाले आर्टिकल में भी जो है बताया गया, जी भी है इसके अंदर, कि देश में कोई भी व्यापार एवं आप जो है बिजनेस कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है आपके पास। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 20 आप समझ गए। आर्टिकल नंबर 21 देखिए, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा करना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्या है? इसका अधिकार है उसके पास। ठीक है, इसका क्या है? अधिकार है। आर्टिकल 20 देखा नहीं आपने? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। इसमें ही कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो जाता, कि वो जब तक प्रूव ना हो जाए कि वो गिल्टी है, तब तक वो क्रिमिनल नहीं कहलाएगा, आप उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते। यही आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है, अब एक व्यक्ति को अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी, ये नहीं कि उसको बार बार दिए जा रहे हो आप। और अपराध के समय जो कानून रहेगा ना, केवल वो सजा दी जाएगी, बेशक उसके बाद कानून को आप बदल दो, जैसा मैंने अभी बताया आपको 1990 वाला एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, तो ये आपको ऐसे इस प्रकार से ध्यान रखना है।
और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 20 में ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ जो है गवाही नहीं दे सकता। जैसे पुलिस रिमांड में लेके जाती है तो वो क्या करती है, उसको पीटती पाटती है कि भैया तुम ऐसे बोलो, तुम बोलो, कबूल करो। तो अगर उसने पीट पाट करके आपकी बात को रिकॉर्ड भी कर लिया कि आपने कबूल कर लिया कि भाई हाँ आपने चोरी की है, तो उसको अगर उस रिकॉर्डिंग को वो कोर्ट में पेश भी करेगी ना, तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, या इसके लिए आपको जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। आप स्वतः दे सकते हो, अपनी मर्जी से दे सकते हो। अगर आपको गिल्ट जो है फील होता है तो आप दे सकते हो। ठीक है। आर्टिकल 21 देखिए, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसके अंदर क्या आता है, प्राण एवं दैहिक, किसी के भी प्राण की स्वतंत्रता, भैया आपको जीने का अधिकार है। इसलिए आप देखते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, डिस्पेंसरीज खोली जाती हैं जहाँ पर फ्री जो है दवाइयाँ, इलाज, और अभी आप देख रहे होंगे कि भाई वैक्सीन भी लगाई जा रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्यों? क्योंकि आपके पास जीने का क्या है, अधिकार है। ठीक है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 21A, जहां पर शिक्षा का अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकार के अंदर जोड़ दिया गया। प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, ये आपको पता होगा, ये 8th क्लास तक चलता है और अब इसको जो है बढ़ा करके 12th क्लास तक किया जा रहा है। तो कितनी अच्छी चीज़ है हमारे लिए, गवर्नमेंट कितना कर रही है हमारे देश के संविधान में या वगैरह वगैरह में। देखिए आप हमारे लिए कितना किया जा रहा है, और हम बदले में क्या दे रहे हैं, हम देश को बदले में क्या दे रहे हैं, ये जरूरी है। देश तो हमें सब कुछ दे रहा है, पर क्या हम बदले में उसको उतना दे पा रहे हैं जो हम दे सकते हैं, या जो जो वो चीज हमारे को मुफ्त दे रहा है। तो भाई देश भी तो हमसे कुछ चाहता है ना बदले में। वन वे थोड़ी है, सब कुछ टू वे होता है, वन वे कुछ नहीं होता, टू वे होता है। लेकिन हम बदले में उसको क्या देते हैं, तो हम नाच गाना, पबजी वगैरह वगैरह दे रहे हैं। ये गलत चीज है। आप भारत के लोग हो, भारतीय हो, आपके खून में, खून के एक एक कतरे में, एक एक सेल में, एक एक टिश्यूज के अंदर इंडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने आप से सवाल पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 21A जो है शिक्षा का अधिकार है, इससे रिलेटेड जो है सवाल पूछा गया था, कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए होता है ये। और 86वें संविधान संशोधन, 86th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, जो कि 2002 में किया गया था, इसके बाद जो है इसको आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया शिक्षा के अधिकार को, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों के लिए क्या है, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। ठीक है, ये आपको मालूम चल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 22 है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण है। जैसे कि कोई लड़की है, उसको शाम के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तार करने से पहले उसके परिवार को किसी ना किसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई हम इसको लेकर के जा रहे हैं, क्यों लेकर के जा रहे हैं। दूसरा ये है कि भाई अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आया है और उस पुलिस वाले के पास अगर बैच वगैरह नहीं है, तो आप उसके साथ जाने के लिए मना भी कर सकते हो कि भाई मैं नहीं जा सकता, आपके पास बैच नहीं है, और वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस तरह के जो संरक्षण दिए गए हैं, ये आपको आर्टिकल नंबर 22 के तहत दिए गए हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, दोनों ही अधिकारों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे अब तक में। चलिए आगे देखते हैं कि तीसरा अधिकार हमारा कौन सा अधिकार है। ठीक है। इसके बाद जो हमें अधिकार मिला है वो है शोषण के खिलाफ अधिकार। आपका कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता। तो देखिए इससे रिलेटेड दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 23 और 24। ठीक है। तो दोनों को देखिए, आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छे से समझना जरूरी है, आपको याद रखने हैं इन चीज़ों को। ठीक है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 23 में क्या बोला गया है, मानव के दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का प्रतिषेध इसके अंदर किया गया है। यानी कि मानव के यातायात पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, और मजबूर जो श्रम वगैरह होता है ना, कि भाई किस जैसे बाल श्रम होता है, इसके अंदर बच्चों से काम करवाते हैं, 14 साल से कम के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते, या जबरन किसी व्यक्ति से आप काम नहीं करवा सकते। अगर आप वो व्यक्ति आपके पास काम कर रहा है तो आप जो है उसको जो सैलरी देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि काम वो 6,000 के ऊपर बात करिए कि भाई हम 6,000 पे काम करेंगे और आप उसको सैलरी जो है 2,000 दे रहे हो बाद में। तो इस प्रकार की चीज़ आप नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 24 में बोला गया है, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध किया गया है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं करेंगे। महिलाओं के लिए भी ये कुछ नियम होते हैं, कुछ ऐसे कारखाने होते हैं जैसे तंबाकू से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो इन जगहों पर महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता, उनके लिए जो है प्रतिबंध है। अगर ऐसा काम करते हुए पाए गए तो जो कारखाना है जिस भी व्यक्ति का है वो सील हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसके मौलिक अधिकार के खिलाफ है, इसीलिए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब यही होता है कि आपका कोई भी जो है ना,
शोषण नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से, ठीक है। लेकिन उसके भी कुछ नियम है कि नहीं। जैसे आर्टिकल 24 में, जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या कर दिया गया है, इनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि भाई इनको काम नहीं करवाना है, आपको इसको पढ़ाना है। इसका मौलिक अधिकार क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। प्रत्येक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको समझने में, बोलने में, चलने में, हर एक चीज के अंदर आपको जो है वो आपकी हेल्प करेगी। विदाउट एजुकेशन, आज आप मेरे को एक देश ऐसा बता दो जहां पर एजुकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो बहुत ही सक्सेस है, नंबर वन कंट्री है, एक बता दो ऐसा। एक भी ऐसा देश नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप टिकटॉक वगैरह पे जा करके, स्नैपचैट, वट एवर कोई भी वो है, मैं इसके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्टूडेंट लाइफ का मतलब होता है कि आपका पूरा फोकस एजुकेशन पर होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी के शुरू के 20 से 25 साल अगर एजुकेशन को देते हो दिल से, तो जो रिटर्न आपको मिलने वाला है ना, वो नेक्स्ट 50 ईयर तक भी, अगले 50 साल आपके इतने बेहतरीन हो जाएंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। सुंदर पिचाई एग्जाम्पल है, आप देखिए ना, अब्दुल कलाम एग्जाम्पल है इसके, आप देखिए। बहुत ऐसे लाखों एग्जाम्पल है हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया में तो करोड़ों एग्जाम्पल है इस प्रकार के जिन्होंने पढ़ाई करी है। स्टीवन हॉकिंग्स को देखिए आप ना, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकता है, समझे कि नहीं। छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े, बहुत बड़े साइंटिस्ट। क्या नहीं छीन गया उनके पास से, लेकिन फिर भी केवल एक चीज नहीं छीन पाए उनसे, वो था उनके अंदर का मोटिवेशन, लगन, कुछ कर दिखाने की, जो कर दिखाने का ना जुनून होता है अंदर, बस वो नहीं छीन पाया कोई। और हमारे यहाँ सब फुस हुए पड़े हैं। तो एजुकेशन देखिए, आप सब भी टीचर बनने जा रहे हैं तो आपसे भी यही अनुरोध रहेगा कि आप इन चीज़ों को प्रमोट करिए, ना कि इन चीज़ों को कि भाई कोई कंट्री को ही आपके पीछे करे। क्योंकि मेरे एक गलत काम करने से, या मेरे को, या मेरे एक गलत काम बताने से मेरे देश को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और किसी देश को नुकसान हो, यानी मेरे देश को नुकसान मेरी वजह से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी हो इस देश की वजह से हो, समझे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इसका। तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे जिनको शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, उनको आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते, जोखिम भरे काम जो है उनसे नहीं करवा सकते आप। तो ये जो है हमारे को शोषण के खिलाफ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही बेहतरीन चीज है। जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो कंट्री है, मतलब हमारा जो देश है, वो धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है। हमारे देश का जो है कोई भी धर्म नहीं है। तो धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, इसको समझना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक इसकी चर्चा की गई है। तो देखिए आर्टिकल 25 में क्या बोला गया है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा, अभ्यास और धर्म का प्रचार, इसको आपको जो है स्वतंत्रता है, इसकी आपके पास जो है फ्रीडम है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है एवं उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। और इसी आर्टिकल के तहत सिखों को जो है कृपाण धारण करने का अधिकार मिला है। आप देखते होंगे जो सिख भाई लोग होते हैं उनके पास कृपाण होता है, छोटा सा रखते हैं वो लोग। तो आर्टिकल 25 के तहत ही उनको कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है सर। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 26। देखिए उसमें क्या बोला गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। भैया आपने किसी धर्म को माना है कि उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो उसके लिए प्रबंध भी तो करेंगे आप। जैसे कि देखते प्रवचन वगैरह होता है या अनुष्ठान वगैरह होता है, तो ये आपको आर्टिकल 26 जो है वो देता है। आर्टिकल नंबर 27 में है, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता है। यानी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक संस्था में लोग लगे धन पर कर नहीं लिया जाएगा। जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, जहां पर भी जो पैसा होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्स नहीं लेगी। ये आर्टिकल नंबर 27 में बताया गया, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 28। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता है, ठीक है। जैसे कुछ भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे कि मदरसा होता है जहाँ पर मुस्लिम्स बच्चे जो हैं वो पढ़ने जाते हैं, और इसी प्रकार से आश्रम होते हैं जहाँ पर हिंदू जाते हैं। इसी प्रकार से हर एक धर्म में कुछ ना कुछ होता है। तो वहाँ पर आप जाकर के पूजा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। इसी के साथ साथ राज्य द्वारा पोषित, ठीक है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऐसे को फंडिंग नहीं करती है और प्रमोट नहीं करेगी किसी एक भी धर्म को, ऐसा नहीं कर सकती कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी एकदम, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है भाई।
आप फ्री हो, आप किसी भी धर्म को मानो, किसी भी धर्म को अपनाओ, है कि नहीं। और लोग देखते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो इस्लामिक जो है धर्म को मानते हैं, लेकिन वो भगवत गीता बहुत अच्छे से बोलते हैं, भगवत गीता उनको याद है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसी का जो है फ़ायदा हमारे देश को भी होता है। सेकुलर कंट्री का मतलब यही होता है, आप लोग जो है एकदम मतलब धर्म के ऊपर से प्रतिबंधी हटा दिया, यार आप हिंदू हो तो भी अच्छे, आप मुस्लिम हो तो भी अच्छे, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और मजहब तो कभी भी बैर करना सिखाता है ही नहीं। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपने देख लिया। इसके बाद चलते हैं हम, जो हमारा अधिकार है अगला, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, कल्चरल और एजुकेशन, जो आपको मतलब आपका जो भी कल्चर है और उसको आप प्रमोट कर सकते हो, अपने कल्चर को सिखा सकते हो, इसका अधिकार है आपके पास। तो आर्टिकल नंबर 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो माइनॉरिटीज है उनके हितों का संरक्षण इसमें किया गया है। ठीक है, मतलब उनके कल्चर का आप हनन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी संख्या कम है, समझे। आर्टिकल नंबर 30 है, शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, जितने भी मतलब जो अल्पसंख्यक है वे लोग शैक्षिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। इसके लिए अल्पसंख्यकों के पास क्या है, अधिकार है। वो लोग स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेजेस खोल सकते हैं। ठीक है, और प्रशासन जो भी होता है जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी वो जा सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। इसका उनके पास क्या है, अधिकार है। आर्टिकल नंबर 31 जो था संपत्ति का अधिकार, इसको निरस्त कर दिया गया है। ये आपको पता होगा, इसके अंदर ये जो है 4 तरह के अधिकार थे हमारे, जिसको अब चेंज कर दिया गया है, मतलब इसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये आपको मालूम है। ठीक है, इसके बाद जो है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। भाई आपको जो इतने सारे अधिकार दे दिए गए हैं, इसकी गारंटी कौन लेगा। मतलब आप किसी दुकान पे गए और आपने कोई फ़ोन खरीद लिया या कुछ सामान खरीदा, उसने बोला भाई हम आपको 1 साल की गारंटी दे रहे हैं। आपके फ़ोन में कोई दिक्कत होगी, अब आप जाएंगे किसके पास, अब वहाँ गए, वो कह रहा नहीं हमने तो, हम उसको तो बेचना था, उसने बेच दिया। कोई गारंटर भी तो होना चाहिए ना, जो उस चीज़ को देखेगा कि हाँ भाई हम दे रहे हैं गारंटी, हमारे पास आइए। ठीक है, तो इसी की बात इसमें की गई है। संवैधानिक उपचार, किसी भी तरह का अगर आपका हनन किया जाता है आपके मौलिक अधिकार का, तो आपके पास संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 32, सीधा उठिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सीधा बोलिए भाई साहब ये क्या है, हमारे मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन किया जा रहा है। तो आर्टिकल नंबर 32 भारत की जनता को, प्रत्येक जनता को एक ऐसी पावर देती है, ओनली एक ऐसी पावर देती है जिसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां जाके अपील कर सकते हैं और आपके ऊपर सुनवाई की जाएगी। एक ही ऐसा जो है आर्टिकल है आपके पूरे संविधान के अंदर, जो किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की जो परमिशन है वो देती है। और जिस स्टेट से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी दूर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है, लेकिन जैसे कोई तमिलनाडु में है, काफ़ी दूर है, तो वो इसके लिए हाई कोर्ट में जा सकता है वहाँ के। ठीक है, तो देखिए इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जो आर्टिकल 32 है, इसको संविधान की आत्मा कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी आपने सुनी कि आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है, किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। पूरे संविधान के अंदर इतने सारे आर्टिकल्स हैं, कोई भी आर्टिकल आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन नहीं देता सिवाय आर्टिकल नंबर 32 के, जिसका ये है कि भाई अगर आपके साथ मौलिक अधिकारों का सीधा कुछ कुछ भी हनन होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, नो इफ नो बट, उठिए सुप्रीम कोर्ट चलिए सीधा। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब होता है कि आप उसको कॉल कर, मतलब वहाँ पर कॉल कर दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, लेटर भेज दीजिए, कैसे भी करेंगे आपके जो है आपका जो केस है वो ले लिया जाएगा, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अदरवाइज आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपके साथ किसी भी तरह का मौलिक अधिकार अगर उसका हनन जो है वो होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको मालूम होगा। अब देखिए आर्टिकल नंबर 32A, अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा, इसको निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 33 के तहत संसद की शक्ति इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधन करने के लिए, उनके आवेदन आदि के लिए जो है वो कार्यरत है, काम करेगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 34 क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों पर प्रतिबंध, जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ जो है वो लागू हो सकता है, जिसमें लागू है। और आर्टिकल 35 है, इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए कुछ विधान जो है, यानी कि कुछ कानून जो है, नियम जो है वो बनाए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 32 से रिलेटेड जो आपको अभी सुनने को मिला ना,
संविधान की आत्मा। संविधान की कुंजी कहते हैं प्रस्तावना को, और संविधान की आत्मा कहते हैं आर्टिकल नंबर 32 को। ये आपको पता होना चाहिए। इतना आपको मालूम हो चुका होगा। तो कुछ चीज़ों को और देखते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिएगा। पर हम कुछ चीज़ों को और समझते हैं, जैसे कि देखिए, समझिएगा कुछ चीज़ों को। एक होता है बंदी प्रतिरक्षण, एक होता है बंदी प्रतिरक्षीकरण, ठीक है भाई। जो भी बंदी होते हैं, जैसे कि जो भी जेल के अंदर देखते हो जो बंदी होते हैं, उनको जो है किस प्रकार से उनके जो खुद का रक्षण है वो किस प्रकार का होगा। तो देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रस्तुत करना। जिसको आपने पकड़ा है उसको आप क्या करोगे, प्रस्तुत करोगे, ठीक है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो। जिस भी व्यक्ति को किसी गलत मंशा, गलत धारा और बिना किसी बेस के, बिना किसी केस के उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया हो, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को, और जो है उसकी सुनवाई की जाएगी। इस रिट के द्वारा जो देखिए क्या करा गया है, गिरफ्तारी का कानून जो है कानून बताना पड़ेगा। यानी कि पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया किसी व्यक्ति को और उसके खिलाफ जो है कोई भी केस नहीं है, या उसने कुछ ऐसा गलत काम किया ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक रिट डालेगा कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पर चुना जाएगा, मतलब उसके रिट को सुना जाएगा और उससे पूछा जाएगा पुलिस वालों से कि भाई गिरफ्तारी का क्या बताओ, कारण बताओ कि इसको गिरफ्तार क्यों किया है, रीज़न बताओ। दूसरा कहा जाएगा कि इसके बाद जो है गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को पुलिस वाले अपने पास नहीं रखते हैं, ये कहाँ भेजते हैं, ये मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं 24 घंटे के बाद, और फिर वो सीधा ही न्यायालय यानी कि जज के सामने पेश होता है, ठीक है, समझे कि नहीं। कहाँ पर पेश होगा, वो न्यायालय के अंदर जो है पेश किया जाएगा। पुलिस वाले अपने पास नहीं रख सकते। पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है 24 घंटे से पहले पहले उसको उसकी फाइल तैयार करके मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करनी होती है, ठीक है। मजिस्ट्रेट जो है उसको फिर देखता है, समझे। 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस आपको अपने पास नहीं रख सकती, हिरासत में नहीं रख सकती है। और अगर उसने रखा तो उसके ऊपर जो है आप जो है सीधा कोर्ट में जाइए ना। ऐसे कैसे रख दिया, जब आपके पास हक ही नहीं है तो रख कैसे दिया, समझे। तो भाई किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बेवजह कर दी गई हो, और उस बंदे वो व्यक्ति जो है भाई रिट तो डालेगा, वो ऐसा थोड़ी कि नहीं हाँ जी सर ठीक है ठीक है, भाई उसने वो गलती की ही नहीं है, तो वो तो बोलेगा। तो बोलेगा तो पुलिस वालों को कारण बताना पड़ेगा कोर्ट में कि भाई आपने गिरफ्तार क्यों किया, और उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना होगा, ना कि कहीं और। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है परमादेश। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है परमादेश। इसको कहते हैं परम आदेश। हम आदेश देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। परमादेश भी एक प्रकार का क्या है, रिट है। यदि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो किसी पद पर बैठा है, पद का अधिकारी है, यदि कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उस पर यह रिट जारी किया जाता है, उस पर परमादेश लगाया जाता है, और उसको फिर ऑर्डर दिया जाता है। मतलब ये वो चीज होती है जिसको वो मना नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अगर उसको निरस्त करना है, उसको मतलब जॉब से हटाना है, तो वो बोलेगा कि भाई ये परमादेश है कि आपको जॉब से हटाया जाता है, तो वो मना नहीं करेगा कि नहीं मुझे नहीं हटना है वगैरह वगैरह, क्योंकि उसको आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया, ठीक है। तो परमादेश का जो है ये मतलब होता है, ओके। परमादेश के बाद है उत्प्रेक्षण। इसका मतलब जो होता है वो होता है सूचना देना। उत्प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, सूचना देना। ये जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, तथा हाई कोर्ट जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसको देता है, ठीक है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय इसको कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को उत्प्रेक्षण देता है, सूचना देता है कुछ, और ये नीचे ऊपर वालों को नहीं दे सकते। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हाई कोर्ट को ऑर्डर या सूचना जो है वो नहीं देंगे। जैसे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होने चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको हैंडल कर रहा है, तो वो उसको आदेश देगा हाई कोर्ट के, भाई किधर, हेलो क्या करो, तुम्हारे बस की थोड़ी, इधर लाओ, ठीक है। तो वो इसको क्या करेगा, अपने पास ओवरटेक करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाँ जी इधर लाइए। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सबसे ज्यादातर जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ही जो है जाए जाते हैं। जो बहुत ही छोटे मोटे केसेस होते हैं वो केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेक्षण का मतलब होता है सूचना देना। मैं लिख नहीं रहा, ज्यादा बोल रहा हूं, इसलिए आपको सुनना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सूचना देना जो हाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देता है, और हाई कोर्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देता है।
ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद देखिए एक और पॉइंट है, वो है प्रतिषेध। अब नाम से समझ रहे होंगे आप इसको, रोकना। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? रोकना। इसका मतलब क्या है? रोकना। किसी भी चीज को क्या कर देना है? रोकना। ये जो रिट है अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश देती है कि वह उन मुकदमों को सुनवाई ना करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जैसे मैंने बोला ना अभी आपको कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो कोई केस जो है एक्स वाई कोई केस है, इसको हैंडल कर रही है, लेकिन ये इसके जो है अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, मतलब इसके बस की ही नहीं है, या कहा जाए कि ये जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बना ही नहीं है। तो ऊपर वाले जो कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट है, वो क्या करेगा? इस पर प्रतिषेध लगाएगा और उसके बाद कहेगा कि भाई केस को हमारे पास भेजो, आपको कुछ नहीं करना इसमें, ये हम करेंगे। जो भी चीज आपने कलेक्ट करी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज है, वो आप हमें दो, हम देखेंगे। प्रतिषेध का मतलब हो गया रोकना। ठीक है, तो देखिए ये सब आपको समझना है कि बंदी प्रतिरक्षण क्या होता है, परमादेश क्या है, उत्प्रेक्षण क्या है, प्रतिषेध क्या है, और कौन किस पे लगाता है, ये आपको पता होना चाहिए और अब तक पता चल चुका होगा। इसके बाद देखिए एक और है, वो है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, क्या है? अधिकार, समझना जरूरी है सर, इसको याद भी करिएगा और नोट्स आप बना ही रहे होंगे, ऐसी बात तो है ही। अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वारंट जारी करना। इसका मतलब क्या होता है? वारंट जारी करना। वारंट निकाला जाता है ना भाई, किस व्यक्ति के खिलाफ निकलेगा वारंट? कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए निकलेगा ऐसा वारंट जो जिसने जो है एक ऐसा पद ले लिया है जिसके लिए वो योग्य नहीं है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सब इंस्पेक्टर बन गया, पर वो इसके योग्य नहीं है, कुछ ऐसे क्या कहते हैं उसको, जुगाड़ पानी करके, पैसे पूसे दे करके इंस्पेक्टर बन गया, इसके खिलाफ क्या निकल जाएगा? वारंट निकल जाएगा और इसको वहां से निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 5 चीजें हमने पढ़ी हैं, पांचों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ओके, समझ गए आप? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि मूल अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसकी क्षति की पूर्ति कौन करता है? संसद करती है। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथ मारपीट की गई है, वगैरह वगैरह कुछ भी किया गया और बाद में पता लगा कि भाई इसके मौलिक अधिकार का क्या किया गया है? हनन किया जाएगा, हनन जो है वो किया गया है, नुकसान दिया गया है, तो इसकी जो क्षति है वो संसद जो है पूरी करेगी। आपातकाल की स्थिति में सभी मौलिक अधिकार जो है खत्म हो जाते हैं। आपको जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जब इमरजेंसी लगेगी कंट्री में, तब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21, इसमें जो अधिकार आपको दिए गए हैं ये खत्म नहीं किए जाते। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। जैसे आपने देखा होगा भाई, कोरोना चल रहा था तो आपातकालीन की स्थिति लगी थी और आपको घूमना फिरना जो है आपका बंद कर दिया गया था कि आप जा नहीं सकते, तो आप ऐसे भीड़ नहीं सकते वहां पे कि भाई हमारे पास राइट्स है। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि जब इमरजेंसी होगी, कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे आपातकाल चल रहा होगा या आपातकाल लगेगा जिस एरिया में, जिस देश में, जब भी देश में, तो क्या होगा? आपके पास केवल 20 और 21 आर्टिकल में जो चीज लिखी गई है केवल वही आपके लिए मान्य होगी, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा सारे अधिकार आपके क्या हो जाएंगे? निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 के मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही मिलते हैं, जो इस देश के नागरिक हैं। जो बाहर से आते हैं उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन 20 और 21 जो है वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, ये आपको पता है। ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, ऊपर मैंने भी बताया आपको। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल देश के नागरिकों को मिलते हैं, और जो बाकी अधिकार हैं हमारे, वो विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं। जो विदेश से लोग आते हैं हमारे देश में ना, उनको भी अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1968 में, ठीक है, ये सुनिएगा, सुनना थोड़ा जरूरी है, सुनिएगा इस चीज को। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके द्वारा 1968 में गोखलनाथ बाद में, गोखलनाथ जो है इनके वाद मतलब बातचीत, गोखलनाथ वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार संसद को संविधान के भाग 3 में संशोधन करने का अधिकार ना ही है और ना ही मौलिक अधिकारों को छीनने व सीमित करने का अधिकार है। देखिए हमारे संविधान में जो भी अमेंडमेंट होते हैं, जो भी संशोधन किए जाते हैं, वो संसद के द्वारा किए जाते हैं, संसद में किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में, कब? 1968 में क्या कर दिया कि भाई आप पार्ट 3 जो भाग 3 है उस पर, और जो आपके मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है इस पर संसद जो है ना ही आपसे मौलिक अधिकार छीन सकती है और ना ही पार्ट 3 में वो छेड़खानी कर सकती है। बाकी हमारा जो भी संविधान है उसमें जो भी अमेंडमेंट किए जाते हैं,
वो संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन संसद, देखिए संसद में किया जाता है, इसका मतलब संसद जो है मौलिक अधिकार में भी चेंजेस तो कर ही सकती है, क्योंकि वो भी तो संविधान का एक हिस्सा है, संविधान का ही हिस्सा है ना वो भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में कहा किस व्यक्ति ने करवाया, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, गोखल नाथ, गोखल नाथ, ठीक है। गोखल नाथ व्यक्तिवाद के बाद जो है क्या हुआ था 68 में, पार्ट 3 जो है हमारे संविधान का और जो हमारे मौलिक अधिकार है, इसमें जो है संसद जो है किसी भी तरह की हेर फेर जो है वो नहीं कर सकती है, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकती है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, ओके, ध्यान रखेंगे आप इसका। सुनना ज़्यादा है, जो लिखने की चीज़ थी वो लिख दी है ऑलरेडी। अब देखिए 1971 में, 68 वाली पढ़ ली आपने, 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में यह स्वीकार किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। अब 1971 में क्या हुआ, केशवानंद भारती मामला जो हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, जैसे 68 में क्या बोला उन्होंने कि भाई पार्ट 3 और मौलिक अधिकार को छेड़खानी नहीं कर सकती। फिर 3 साल बाद जब इसमें वाद हुआ, जब केशवानंद भारती जी आए, तो तब स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ठीक है, संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी कि वो पार्ट 3 में भी संशोधन कर सकती है, ठीक है, यानी कि वो पार्ट 3 जो है उसमें भी संशोधन कर सकती है और मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसको वो नष्ट नहीं कर सकती। जिस प्रकार से संविधान बनाया गया है, जो उसका ड्राफ्ट है, ठीक है, उसको वो चेंज नहीं कर सकती है, उसको वो खत्म नहीं कर सकती है, कुछ हेर फेर वो कर सकती है। यानी 1968 में बोला कि भाई मौलिक अधिकार का जो है वो कुछ नहीं कर सकती है या पार्ट 3 में छेड़खानी नहीं कर सकती है, लेकिन 71 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि ठीक है वो कर सकती है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, जो ड्राफ्ट है, उसको वो चेंज नहीं कर सकती है, उसको वो खत्म नहीं कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि अपना ही संविधान बना दे, ऐसा वो नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट है। 1961 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में यह स्वीकार कर लिया था, ठीक है। इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है उस पे उसकी ओर हम आ चुके हैं, जो है सूचना का अधिकार, ठीक है। सूचना का अधिकार संसद द्वारा पारित 2005 में किया गया। कब किया गया भाई इसको? 2005 में। डेट याद रखिएगा भाई। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके, आरटीआई जिसको आप कहते हैं, ठीक है। आरटीआई एक्ट जो है कब पारित किया गया था? 2005 के अंदर। डेट याद रखिएगा। इसका श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है भाई? किसको जाता है? अरुणा राय को। किसको जाता है? अरुणा राय को। मतलब इन्होंने ही राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है, जो हमारा राइट है, उसको 2005 में पारित करवाया था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 12 अक्टूबर 2005, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारतवर्ष को सूचना का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना मात्र 30 दिनों में के भीतर जो है प्राप्त कर सकता है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपने कहीं फॉर्म भर रखा है भाई, 30-32 दिन से कुछ आ ही नहीं रहा, आरटीआई लगाइए फटाफट, 30 दिन के अंदर आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन 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 ये कहाँ नहीं लग सकता, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप रॉ पे लगा देंगे, है ना। जो खुफिया एजेंसी है, जैसे कि हमारी रॉ होती है और आदि जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, अब जो है वहाँ पर आरटीआई नहीं लगा सकते, ठीक है। जो हमारे सैनिक वगैरह हैं, वहाँ पर आप इसको नहीं लगा सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि आप उनसे पूछ लीजिए भाई बताइए हमारे पास कितने का आया, नहीं आया। तो ऐसी जगहों पर जो देश से रिलेटेड है, देश का जो है एकदम सिक्योरिटी मामला है जहाँ का, वहाँ पर आरटीआई नहीं लगता, लेकिन आप अदर जगहों पर आरटीआई लगा सकते हैं, ठीक है। तो आरटीआई जो है वो 12 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ था, लागू हो चुका है हमारे देश में। अगर आपको इसके भीतर यही होता है कि 30 दिन के अंदर जो है आपको आंसर मिल जाता है। जैसे आपने जैसे मान लीजिए किसी ने कहीं एडमिशन लिया है और 40 दिन हो गया, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहां जाकर के आरटीआई लगा दो भाई फटाफट, 30 दिन के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको, ठीक है, कि क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, नहीं है। लेकिन आप खुफिया एजेंसियां जो है भारत की, जो देश के लिए काम करती हैं, जो हमारे सशस्त्र बल, सैनिक बल जो है, वहां पर आप इस आरटीआई को लगा नहीं सकते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझे? समझे कि नहीं? तो मजा आया कि नहीं आया पढ़ने में? कितनी सारी चीजें आपको जानने को मिली यहाँ पर। और अब उम्मीद है मेरे को कि आपसे सवाल कुछ भी पूछा जाएगा सीटेट में, आप आंसर देंगे एकदम फटाफट, है कि नहीं? सही है सर। अब आ जाइए इसके ऊपर, लाइक जरूर करिएगा,
ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और ये क्लास 6 to 8 के लिए भी चीज़ें हैं और इन्फॉर्मेटिव हैं काफ़ी सारी, तो आप उन बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को ऑन करिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी। और टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहां पर आपको तरह तरह की सारी इन्फॉर्मेशन, सभी बुक्स और सभी तरह की पीडीएफ जो है वो देखने को मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सीधा हमारे पहले पेज की तरफ जो कि था हमारा, है कि नहीं, यहाँ भी तो आना जरूरी है सर कि हमने क्या किया पता तो होना चाहिए। तो ये जो क्लास 6 या चैप्टर 6 वीडियो 6 कुछ भी आप कह सकते हैं, सिविक्स के रिलेटेड है। ठीक है, पेपर 2 सीटेट के लिए एसएसटी की, जो जिसका भी जो है एसएसटी मेन सब्जेक्ट है या टीचिंग सब्जेक्ट है, उसके लिए हिस्ट्री वगैरह की वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको देखिएगा। और जियोग्राफी की वीडियोस भी जो है, पहले वाली भी अवेलेबल है और अभी वाली तुरंत आ जाएंगी, कुछ दिनों में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले, अच्छे से हम चल रहे हैं, तैयारी ठीक चल रही है हमारी, स्पीड भी ठीक है अभी, क्योंकि एग्जाम जो है वो 13 दिसंबर के बाद है, 13 दिसंबर से मतलब, तो उससे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जुड़े रहिएगा और पहली वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रीवियस ईयर करिए क्योंकि क्वेश्चन के टाइप आपको समझ में आएंगे। और इससे फायदा ये होगा कि आप कोशिश ये करिए कि आंसर आप कितनी देर में कर पाते हैं। ये मत देखिए कि आंसर आपको आता है कि नहीं, ये देखिए कि आंसर आप कितनी देर में कर पाते हैं, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड होने वाला है, ऑनलाइन होगा। तो स्पीड देखो मैटर करता है कहीं ना कहीं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। आपको सारे आंसर आते हैं लेकिन आप कर नहीं पाए उतनी देर में, तो कोई फायदा नहीं है। या आपने कर तो दिया पर आपको आते नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम से पहले का जो टाइम है ये आपके प्रैक्टिस में जाना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, और हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम, हमारे यहाँ से जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं स्टडी ब्लॉक से, वे सभी जो है सक्सेस हुए, सभी क्वालिफाई करें इस एग्जाम को और देश के लिए जो है वो अपना अहम योगदान दे शिक्षक बन करके। यही आशा, यही उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।